क्यों आई है यहाँ पर? मैंने कल भी तुझे कहा था ना कि आज के बाद कभी भी मेरे पास मत आना। तुझे समझा चुका हूँ मैं। मत जा उसके पीछे, बहुत पछताएगी, बर्बाद कर देगा वो तुझे। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, बस मुझे उसकी सिद्धि का मार्ग बता दीजिए। एक बार वो मुझसे प्रसन्न हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। जो सपने मैंने अपने लिए इतने सालों से देखे हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो फिर यही सही, लेकिन अगर इसके बाद तेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तू उसे अपनी इच्छा से बुला रही है। रागिनी के मन में ना जाने ऐसी कौन सी चीज ने घर कर लिया था जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने पूरी 40 रातों तक तांत्रिक बाबा के पास शमशान घाट में बैठकर एक साधना की, जो कोई आम साधना नहीं बल्कि खबिस की साधना थी। खबिस जिसे अगर कोई खुश कर दे तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर चीज पाने के लिए उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो वहीं रागिनी ने भी उसकी एक कीमत चुकाई। उसकी 40 रातों से चल रही वो साधना आज पूरी हो चुकी थी। शमशान घाट से खुद पर काला कपड़ा लपेटे वो रात के लगभग 1:30 बजे अपने घर पहुंची। हाथ मुंह धोकर वो अपने बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि तभी उसके घर के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आया। हॉल में जाकर उसने फोन उठाया कि तभी उसकी मां भी फोन की आवाज से उठकर बाहर हॉल में आ गई, लेकिन सामने से आने वाली उस आवाज को सुनकर उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी मां ने उसे सहारा देते हुए वहां सोफे पर बिठाया। रागिनी का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था, जैसे मानो अभी किसी ने उसे फोन पर कोई बहुत बुरी खबर सुनाई हो। रागिनी, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कुछ तो बोल बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसके पहले कि रागिनी कुछ बोल पाती, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को ढककर जोर जोर से रोने लगी। रागिनी बेटा, बोल क्या हुआ? तू इस तरह से रो क्यों रही है? देख, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोल ना बेटा, क्या हुआ? दीदी। क्या? दीदी नहीं रही माँ। क्या? अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर सावित्री का तो मानो कलेजा ही फट गया। उसे अपनी बेटी की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि वो उसी समय बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए रागिनी सुबह सूर्योदय होने से पहले ही अपनी मां के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुंच गई। सावित्री ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की चिता को जलते हुए देखा। किसी भी माता पिता के लिए इससे दर्दनाक शायद और कुछ भी नहीं हो सकता। जो अभी सिर्फ 3 साल की थी, वो नन्ही सी जान तो ये समझ भी नहीं पा रही थी कि उसकी मां अब कभी उसके पास वापस लौट कर नहीं आएगी। वो तो बस अपनी मां को ढूंढने की आस में बार बार उसे पुकार रही थी। उसकी आंखों में अपनी मां के मिलने का इंतजार देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सावित्री ने कहा, न जाने अचानक मेरी लाडो को किसकी नजर लग गई। इतनी कम उम्र में मेरी बच्ची हम सबको छोड़कर चली गई। मुझसे तो इसका मासूम चेहरा देखा भी नहीं जा रहा। किस तरह अभी भी अपने माँ के आने की आस लगाए बैठी है। बिन माँ के किस तरह बड़ी होगी हमारी बच्ची। माँ, कहते हैं मासी माँ जैसी होती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर लड़की के अपने शादी को लेकर बहुत से अरमान होते हैं, लेकिन दीदी के चले जाने के बाद अब मेरा पहला फर्ज यही है कि मैं दीदी की जगह शैली की माँ बनकर उसे पालूं। क्या तू ये क्या कह रही है बेटी? ये बात कहनी जितनी आसान है, निभानी उतनी ही मुश्किल है। तू एक बार अच्छी तरह से सोच ले। मैंने सोच लिया है माँ। दीदी के जाने के बाद शैली को अब दूसरी माँ की जरूरत है, और किसी सौतेली माँ पर मैं अपनी शैली के लिए भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए मैं ही ये करूंगी। नहीं रागिनी, देखो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ निशा से प्यार किया है। भले ही वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी है,
लेकिन फिर भी मैं किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपने मरते दम तक निशा से प्यार करता रहूंगा। और बात रही शैली की, तो मैं उसे खुद पालूंगा। और तुम्हारा भी जब मन करे तुम शैली से मिलने आ सकती हो, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। विक्रम की बात सुनकर रागिनी कुछ नहीं बोली। रागिनी और उसकी माँ कुछ दिन अपनी बहन के घर पर रुकते हैं और माहौल थोड़ा शांत होने के बाद अपने घर पर लौटकर आ जाते हैं। रागिनी फिर से आधी रात के समय एक काली चादर ओढ़े शमशान घाट की ओर निकल जाती है, जहां तांत्रिक बाबा एक जलती हुई चिता के पास बैठकर कोई साधना कर रहे थे। आपने तो कहा था कि वो अब प्रसन्न हो चुका है और तेरा हर काम वो अब जरूर करेगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए मैंने अपनी बहन की भी बलि दे दी और उसके बाद वो मुझसे शादी करने से मुकर गया। क्यों नहीं की उसने मेरी ये ख्वाहिश पूरी? रागिनी की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था कि उसके पीछे मत जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब से तेरी उल्टी गिनती शुरू। उसने तेरी बहन को मारकर तेरी एक ख्वाहिश को पूरा किया। अब वो तेरे जरिए अपनी अनगिनत ख्वाहिशों को पूरा करेगा। अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी तू उसके सामने, लेकिन वो तुझे मौत भी नहीं देगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि आपका दिमागी संतुलन ठीक ही नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। आपने ही मेरी साधना में कोई कमी छुड़वाई, इसीलिए ये सब हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होता। मैं किसी और के पास जाऊंगी और साधना करूंगी। मैं शैली को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी, वो जरूर मेरा होगा। रागिनी इस तरह से तांत्रिक बाबा को ये सारी बातें बता रही थी जैसे उसके दिमाग में इस बात की कोई सनक सालों से भरी बैठी हो। अपनी बहन के पति को पाने के लिए उसने खबिस को उसकी बलि लेने के लिए कहा, लेकिन खबिस हर चीज की कीमत जरूर लेता है। शायद ये बात रागिनी अभी तक समझ नहीं पाई थी। वो बहुत ही गुस्से में रोती हुई अपने घर आई और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो मेरा होगा, वो जरूर मेरा होगा। रागिनी ये बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद करके लेट गई। तभी उसे अपने कमरे में अपने बिस्तर के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रागिनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके कमरे की जिस खिड़की को अभी थोड़ी देर पहले उसने बंद किया था वो खुली हुई थी और उसके कमरे की दीवार पर कमरे की खिड़की से आने वाली चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से दीवार की तरफ देखा तो उसे दीवार पर एक बेहद ही भयानक परछाई दिखाई पड़ी जो लगातार चलती हुई उसी की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वो परछाई मानो आकर उसके शरीर के अंदर समा गई। रागिनी अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ चुका था। वो लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को हिला डुला नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए अपनी माँ को पुकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसके गले से उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी कि तभी उसके कानों में उसे एक बड़ी भयानक और दबी सी आवाज सुनाई देती है। अब तुम मेरी हो, मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी की, अब मैं तुमसे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कराऊंगा। उस आवाज को सुनकर डर के मारे रागिनी का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके नजर घुमाकर अपने कमरे में देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन तभी उसे अपने शरीर पर एक असामान्य बोझ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। रागिनी बहुत घबरा गई। देखो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। गलती हो गई मुझसे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज जाने दो मुझे। रागिनी के ऐसा कहते ही उसे अपने कमरे में एक बेहद भयानक हंसी सुनाई दी। तभी रागिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर को बुरी तरह से नोच रहा हो। दर्द के मारे वो जोर जोर से चीखने लगी। उसे लगा कि शायद उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाएगी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसकी चीखों की आवाज उसकी माँ तक पहुंच ही नहीं पाई। वो पूरी रात इसी तरह दर्द से बिलखती चिल्लाती रही और दर्द के मारे
कुछ ही घंटों के बाद वो बेसुध हो गई। उसकी खिड़की से आने वाली रोशनी जब सुबह उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। वो सिर्फ एक कंबल से लिपटी हुई थी। उसे अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ रहा था, लेकिन ये सब जो कुछ उसके साथ हो रहा था, इन सब का कारण वो खुद ही थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन ये सब महज एक रात के अंदर होकर बंद नहीं हुआ। उसके साथ अब हर रात ये हादसे होने लगे। वो 6 महीने से ये सब भुगत कर अब थक चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो चुके थे। आंखें धंसकर बिल्कुल अंदर को जा चुकी थी और उसका शरीर तो मानो अब हड्डियों का ढांचा मात्र बन चुका था। उसकी माँ भी उसकी ऐसी हालत देखकर अब अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। बेटा, आखिर कुछ तो बोल, तेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्या है जो कोई भी डॉक्टर तेरी बीमारी को समझ नहीं पा रहा? अगर कोई और बात है तो मुझे बता दे बेटा, मैं तेरी मदद करूंगी। अपनी माँ की इस बात का रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे अपने कमरे में चली गई, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो किसी से कह नहीं सकती थी। उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। रात बीती। रागिनी की माँ सुबह नाश्ता लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई तो सामने का नजारा देखकर उनके हाथ से नाश्ते की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। उनकी आंखों के सामने कमरे के पंखे पर उनकी बेटी की लाश झूल रही थी। रागिनी के पास उस खबीस से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए रागिनी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसका मानना था कि शायद मरने के बाद उसे उस शैतान से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि खबीस के हाथों अपनी बहन की बलि देकर उसने खुद अपनी मुक्ति के मार्ग को बंद कर दिया था। उसके इस कर्म के कारण भगवान भी उसे माफ नहीं कर पाए। उसे भगवान के घर तो मुक्ति नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद भी वो हमेशा के लिए उस खबीस की गुलाम होकर रह गई। रागिनी की मौत को आज 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी माँ को हर रात उसके कमरे से उसकी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सुनने मात्र से दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा के पास से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। ऐसे में इस गुफा का रहस्य जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। साल 2013 की बात है, जब 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अभिमन्यु और रिहांत को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। साहब, इस गुफा का सच होगा बहुत खतरनाक। हम तो आपसे अभी भी कह रहे हैं कि अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। अच्छा साहब, तो ठीक है, उम्मीद है आप जल्द लौटेंगे। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट्स उस भूतिया गुफा के अंदर दाखिल हुए। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच आई है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा। और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और खतरनाक आकर्षण खत्म होगा। अभिमन्यु और रिहांत के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज गूंजने लगे। चला जा यहां से, मरेंगे दोनों। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ। अभिमन्यु और रिहांत, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितनी अजीब है।
आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर्स कलेक्ट कर। रिहांत उस गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़ने लगता है और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ की तस्वीरें खींचने लगता है। रिहांत को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई पड़ती है। यह आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुका था। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। रिहांत मन ही मन में ये सोच रहा था कि कहीं ये दरवाजा दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे उस दरवाजे के पार से एक आवाज सुनाई देती है। रिहु बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। रिहांत को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर रिहांत खुश और इमोशनल दोनों था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से अभिमन्यु की एक तेज चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे! अभिमन्यु की चीख सुनकर रिहांत भागता हुआ पीछे गया। इतने सब में तो वो अभिमन्यु को लगभग भूल ही चुका था। रिहांत अभिमन्यु के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभिमन्यु, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? अभिमन्यु हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद रिहांत अभिमन्यु को अपने साथ उस दरवाजे के पीछे चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के आखिरी छोर पर यानी कि उस दरवाजे तक पहुंच चुके थे, जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अभिमन्यु, यार ये देखो, पता है मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। तो दरवाजा खोलकर देख लो ना, यूं ही ख्वाबों में पुल क्यों बांध रहे हो? सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूं। रिहांत दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ती है। यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। अभी तुमने काली स्लीव्स और लाल लोअर पहना है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी अभिमन्यु के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बढ़ने लगते हैं और वो अब पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे अभिमन्यु को तो मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया, जब तूने उसकी चीख सुनी थी। तू तो बस एक जरिया था, क्योंकि शिकार हमेशा इस दरवाजे के पास लाकर ही होता है। मतलब तुमने अभिमन्यु को मार डाला? कोई शक है तुझे? तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहां मरने के पहले लोग रहते हैं। अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। दर्द की दुनिया में तेरा स्वागत है।
इसके बाद रेहांत भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा कि ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। रेहांत ने सोचा कि कहीं वो इस दरवाजे से बाहर भाग न जाए, इसलिए वो डेविल उसे डरा रहा है। रेहांत खुद की जान बचाने के लिए बिना देरी किए दरवाजा खोल देता है। उसे दरवाजे के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, बिल्कुल वैसी ही आवाजें जैसे मौत के वक्त परिवार के लोग रोते हैं। रेहांत इससे पहले दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के बाहर से आया और रेहांत को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे रेहांत की एक तेज चीख निकल गई और वो डेविल भी जोरों से हंसने लगा। उस गुफा का रहस्य आज तक कोई भी जान नहीं सका है। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है। जिन्होंने उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोला, वो हमेशा के लिए उसी में समा गए। जो जिंदा बच गए, उन्होंने या तो आत्महत्या कर ली या तो वो पागल हो गए। उस गुफा का रहस्य आज भी अनजान है। आज 45 साल बाद भी इसका रहस्य कोई नहीं जान सका है। नितिन इस बार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने दोस्त राघव के गांव गया था। उसके पास अभी 2 हफ्ते बाकी थे जो वो उस गांव में बिताने वाला था। एक शाम यूं ही बरामदे में बैठे हुए नितिन राघव से पूछता है, यार तेरा ये गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यार ऐसा क्या है कि शाम ढलने के बाद इस गांव में कोई परिंदा भी नजर नहीं आता। ऐसा क्या अजीब है तेरे गांव में? भाई नितिन, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ऐसे उठपटांग से सवाल मत पूछा कर। बस इतना समझ जा कि जैसे यहाँ के लोग रहते हैं वैसे रहने की कोशिश करना। कल रात को भी मैंने तुझे फोन पर बात करते हुए छत पर जाते देखा। मैंने तुझे बोल रखा है, एक बार अंधेरा हो जाए तो फिर बेडरूम में चले जा और फिर शांति से रहना है। वाह भाई, अब ये गांव वाले क्या कम थे जो अब तू भी इस फालतू बकवास में शामिल हो गया। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फंसा है। देख नितिन, मैंने तुझको पहले भी बोला है और अब भी बोलूंगा, अगर अपनी सलामती चाहता है तो जब तक तू गांव में है सावधान और सतर्क रह। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। इधर अकेले बैठा नितिन राघव की बातों को मन ही मन सोच सोचकर हंस रहा था। ये राघव भी ना जब भी गांव आता है इसका हाव भाव ही बदल जाता है। वैसे ये सब बेवकूफ होंगे, लेकिन मैं इनकी तरह डरने वालों में से नहीं हूं। अरे जो चीज होती ही नहीं उसके चक्कर में मैं अपनी आजादी क्यों छोड़ूं? नितिन को राघव की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था और ना उसके मन में कोई डर था। लेकिन जैसा कि एक कहावत प्रचलित है, कई बार डरना जरूरी भी होता है, क्योंकि कई दफा ये आपको मौत और भयानक तबाही से भी बचा सकता है। आज की रात नितिन का सामना भी कुछ ऐसी ही खौफनाक सच्चाई से होने वाला था, जिससे टकराने के बाद इंसान वापस नहीं लौटता। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे रात और काली होती जा रही थी। इसी बीच नितिन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। हेलो अंजलि, कैसी हो? लेकिन तभी उसके कमरे में सिग्नल वीक पड़ जाता है, जिससे वो घर से बाहर आ जाता है। उसके फोन का सिग्नल अभी भी वीक ही था, इसीलिए वो गांव के सुनसान इलाके में
सिग्नल तलाशते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो रहा था और अब वो अच्छी तरह बात कर पा रहा था। बात करते करते एक लंबा वक्त गुजर गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और नितिन भी बात करते करते बहुत दूर आ चुका था, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी उसे अपने पीछे तेज पायल खनकने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है। गांव की कोई औरत, और वो भी इस वक्त। इतना सोचता हुआ वो जैसे ही पीछे पलटता है, उसके होश उड़ जाते हैं। एक जले हुए चेहरे वाली औरत, जिसके पैर उल्टे थे और आंखें काली, वो उसके करीब आती है और इसके साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाता है और वहीं फिसलकर गिर जाता है। इसके साथ ही उसके फोन की बैटरी भी जवाब दे देती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो डरावनी औरत नितिन की नजरों के सामने से गायब हो जाती है। अब ये उसका भ्रम था, वहम था या फिर जो भी था, इससे उसे एक तेज धक्का जरूर पहुंचा था। अरे यार, ये ना जाने मैं घर से कितना आगे आ गया। यार, कहीं वो राघव की बात सच तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा भी भला होता है क्या कहीं? छोड़ो यार, अब जल्दी से घर जाता हूं। अगर घर वाले जाग गए और मुझे नहीं पाया तो बहुत गुस्सा करेंगे। इतना सोचते हुए नितिन तेज कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ही पल में उसके बढ़ते कदम थम जाते हैं, ये देखकर कि सामने एक पेड़ के पास एक उल्टे पैर वाली औरत स्थिर खड़ी है। भले वहां कोहरा अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में नितिन को वो उल्टे पैर साफ साफ नजर आ रहे थे, जो किसी औरत के थे। वो औरत पेड़ से सटी नितिन के ठीक उल्टी दिशा में खड़ी थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। इस बार फिर उसे शक होने लगा कि कहीं ये भी उसका वहम तो नहीं। लेकिन इस बार जो वो देख रहा था वो उसका वहम नहीं, एक खौफनाक सच्चाई थी। इसके बाद वो वापस पीछे मुड़ जाता है और अपना रास्ता बदल देता है और दूसरे रास्ते से घर की तरफ जाने लगता है। ये रास्ता एक कच्ची सड़क जैसा था, जो कि एकदम सुनसान और अंधेरे में खोया नजर आ रहा था। नितिन घबराया हुआ लगातार उस रास्ते से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक और बात थी कि उसे खुद नहीं मालूम था कि ये रास्ता आखिर जाता कहां है। अब क्योंकि वो इस गांव से नहीं था, तो उसे बहुत कम जानकारी थी यहाँ के लोग और यहाँ की सड़कों के बारे में। वो बस यूं ही चले जा रहा था, क्योंकि मेन रोड पर वो चुड़ैल घाट लगाए खड़ी थी। नितिन उस कच्चे रास्ते पर भी काफी आगे तक आ चुका था और तभी अचानक वो रास्ता खत्म हो जाता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और तभी अचानक से सामने वही औरत प्रकट होती है जो उसे अभी चौराहे पर दिखी थी। नितिन डर के मारे कपकपाने लग जाता है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी रह सके। तभी वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलती है, क्या तुझे इस गांव में देर रात भटकने का अंजाम नहीं मालूम? अंजाम केवल मौत है, मौत। अब इसके लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़कर उसे जंगल के रास्ते पर खींचने लगती है। नितिन लगातार रहम की भीख मांगता है। नहीं,
अरे अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है। नितिन, नितिन! ये आवाज राघव की थी। इस आवाज को सुनते ही नितिन खुशी से चिल्लाने लगता है। राघव, मेरे भाई, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से आजा। राघव अपने दादाजी के साथ हाथ में मशाल लिए वहां आता है। मशाल को देख के वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और नितिन मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच जाता है। जिसका डर था वही हुआ ना। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वो तो शुक्र है तेरी गर्लफ्रेंड का, जिसने कॉल कट होने से पहले तेरी चीख सुनी और तुरंत मुझे कॉल किया और हम यहाँ पहुंचे, वरना आज तो तेरी जिंदगी का चैप्टर क्लोज था। अरे हाँ यार, अब मुझे याद आया, जब मैं पहली बार उस चुड़ैल को देखकर चीखा था तब मेरा फोन चालू ही था। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुम्हारे जैसे बच्चे ना जाने इस उम्र में क्यों इतनी नादानियां करते हैं। जब तुम्हें बोला गया है कि एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल इस गांव में हर रात घूमती है और जवान पैरों की तलाश में होती है, तो तुम्हें इसका खौफ होना चाहिए। खैर, ऐसी बेवकूफी फिर कभी दोबारा मत करना। इसके बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। गांव घरों में यही मानना है कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टे होते हैं, जिससे आप एक बड़ी सी भीड़ में भी ये पहचान सकते हो कि कहीं इंसान के भेष में आपका सामना किसी चुड़ैल से तो नहीं हुआ।